हेलो साथियों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड फतेह में क्लास 10th के मैथ के एक टॉपिक बीजगणित के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो बीजगणित का भाग है वो हमारा बोर्ड में 18 नंबर का मिलने वाला है, जिसमें हमारे दो पार्ट, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण दिए गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो हमारी श्रृंखला है वो पहले उस पाठ के बारे में आपको ज्ञान देगी और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो जो द्विघात समीकरण है वो है क्या और हमारे 10th क्लास में कितना आता है वही केवल हम पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। क्या हुआ? क्या बोला? कि ऐसा समीकरण जिसमें किसी चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कहीं आपको x² + 5x + 9 = 0। तो अब आप इसमें देखोगे कि यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है लेकिन यहाँ पर अधिकतम घात 2 है। तो जब किसी चर की अधिकतम घात 2 हो जाती है तो वह हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो जो पहला हमारा एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादातर यही पूछता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है x + 4 × x - 3 = 5। अब आपको ये बताना है, ये डिसाइड करना है कि ये वाला द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले आप ये देख लीजिए कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो मानक रूप है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप यानी स्टैंडर्ड जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होगा आपका ax² + bx + c = 0। तो जहां पर a और b और c क्या हैं? कांस्टेंट हैं, इसके गुणांक हैं। तो क्या होना चाहिए? x² होना चाहिए, x होना चाहिए, c ऐसे करके =0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यानी कि जो आपके पद दे रखे हैं वो प्लस और माइनस में होने चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन में नहीं। यानी कि अगर कोई पद आपको मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, रूट रूट में दे रखा है तो उसको सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि वो वाला द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये आप देखोगे, आप गौर करोगे कि भाई ये क्या दे रखा है, इसने 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें ये ब्रैकेटों को सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम बता सकते हैं देखकर कि ये वाला द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, जानते ही हैं आप x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x², x का 3 में करोगे तो आएगा -3, प्लस माइनस की गुणा माइनस में आती है, +4 का x में करोगे तो आएगा +4x और प्लस माइनस का गुणा माइनस 4 का 3 में करोगे तो आ जाएगा 12 = दे रखा है 5। सॉल्व कर लीजिए तो x² 3x में से 3x माइनस का 4x प्लस का, तो ज्यादा प्लस का है, कितना ज्यादा है? 1x ज्यादा है। तो +x -12 - 5 = 0। 5 का हमने कर लिया 75। तो x² + x 12 5 जुड़ के हो गई 17। तो आप देखोगे कि जो अब मानक रूप आ रहा है वो मेरा x में 2 घात का आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x + 4 और x - 3 में ब्रैकेट में दे रखा था, अगर उसको सॉल्व किया जाए तो वो है एक द्विघात समीकरण है।
तो हमेशा याद रखिए, यदि कोई समीकरण आपको मल्टीप्लाई में, डिवाइडेशन में, रूट का मतलब वर्गमूल में दे रखा है, तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि वो वाला द्विघात समीकरण है या नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको रूट में दे रखा है x-4 बराबर x-2, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी रूट में दे रखा है x-4 बराबर दे रखा है x-2। तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर रूट में भी वैल्यू दी है तो आप पहले उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो रूट किसी का कैसे हटाया जाता है, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, रूट x-4 का वर्ग चढ़ जाएगा और इधर x-2 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है। तो वर्ग से स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, क्योंकि वर्ग का जब स्क्वायर करते हो तो वो रूट हट जाता है, वर्ग हट जाता है। ये बन गया आपका a-b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x² प्लस 4 माइनस 4x, यानी दोनों की गुणा का 2 गुना। पक्षांतर कर दीजिए x-4 का, तो x² प्लस 4 माइनस 4x माइनस x प्लस 4 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, x² 4x, ये माइनस का 5x हो गया और प्लस का हो गया आपका 8 इक्वल टू आ गया 0। तो अब आप देखोगे कि ये जो समीकरण आ रहा है वो x में भी घात 2 आ रहा है। तो जब किसी चर की अधिकतम घात 2 होती है तो वो एक द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन समीकरण हमारा किस रूप में लिखा हुआ था, रूट में था, रूट x-4 बराबर x-2, यानी कि सॉल्व करने के बाद मुझे पता लगा कि ये वाला एक द्विघात समीकरण है। तो पहला टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम बताते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। मान लीजिए कहीं पर सॉल्व करने के बाद आपको x3 x² माइनस 5x प्लस 4 इस तरीके का सवाल मिल जाए तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 3 आ गई। तो द्विघात समीकरण केवल तभी होता है जब अधिकतम घात 2 आती है। जब अधिकतम घात 2 आती है तो ये आपका पहला एक्सरसाइज होगा कि कौन द्विघात समीकरण है या कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो एक्सरसाइजों को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले द्विघात समीकरण के बारे में और सीख लेते हैं। तो आगे चलते हैं, द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल। तो अब आप यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो द्विघात समीकरण का हल है वही कहलाता है द्विघात समीकरण के मूल। वही क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण के मूल, यानी जो हल आता है वही होते हैं उसके मूल। तो कंफ्यूज मत रहिएगा कि हल अलग होगा या मूल अलग होंगे। मूल निकलवा रहा है तो क्या निकालेंगे, अगर मूल निकलवा रहा है फिर भी हम उस समीकरण को हल करेंगे और जो हल आएगा वही कहलाएंगे उसके मूल। अब हल समझिए क्या है कि मान लीजिए x² प्लस 4x प्लस 8 कोई सवाल है आपके पास बराबर 0। ऐसे करके आपके पास कोई सवाल है। अब आपको ज्ञात करना है इसके मूल या निकालना है इसका हल। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, किसी भी समीकरण के उतने ही हल होते हैं जितनी की उस पर घात लगी हो, जितनी की उसकी अधिकतम घात हो। यानी जैसा वो समीकरण हो उसके उतने ही हल होंगे। यदि रैखिक समीकरण है तो उसका एक हल। अब द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी आती है, 2 आती है, तो इस समीकरण के 2 हल होंगे। यदि 3 आ जाए तो 3 हल होंगे। तो ऐसे समीकरण जिन पर अधिकतम घात जिनकी होती है
वही उसके हल होते हैं, यानी उतने ही उसके हल होते हैं, और हल को ही हम बोलते हैं मूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, हर द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। अब हम इनको हल करेंगे कैसे या निकालेंगे कैसे, तो इसके दो मेथड हैं। या तो आप गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए। पहला तो गुणनखंड विधि होता है जो कि आपका सबसे ज्यादा सरल होता है। उसके बाद एक सूत्र निकलता है जिसको हम बोलते हैं श्रीधाराचार्य सूत्र। उसे क्या बोलते हैं हम? श्रीधाराचार्य सूत्र, जो कि अब हमारे 10th बोर्ड में यूज ज्यादा नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम उस सूत्र को लिख ले रहे हैं कि आखिरकार श्रीधाराचार्य का जो सूत्र है वो होता क्या है। गुणनखंड से थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, पहले श्रीधाराचार्य का सूत्र याद कर लेते हैं, जिससे कि हमें आगे कभी भी अगर गुणनखंड मेथड्स में दिक्कत आ रही है तो हम श्रीधाराचार्य सूत्र से उसको हल कर सकें। तो मान लीजिए आपको x² + bx + c बराबर 0 के रूप में कोई द्विघात समीकरण दिया है, तो जो x की वैल्यू होगी x बराबर वो क्या निकल कर आएगी, क्या दे रखा है ax² + bx + c। तो यहां पर a कोई नंबर होगा x² से पहले, ऐसे यहां पर x का गुणांक होगा और ये वाला अचर पद होगा। तो वो होगा क्या, तो x बराबर होता है जी, आपका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये किसका फॉर्मूला है? श्रीधाराचार्य का सूत्र, जिससे हमें क्या निकालना है? ऐसा समीकरण जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, गुणनखंड विधि से सरल नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको श्रीधाराचार्य से कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b, क्या होगा? -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a बटा 2a। तो x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा? -b। b कहां से, चिन्ह तो यही रहेगा आपका, b कहां से मिलेगा? जो आपको समीकरण दे रखा है वहां से भी मिलेगा, वो भी चिन्ह समेत लिखना है, फिर प्लस माइनस करना है, फिर अंडर रूट करना है, फिर b² की जगह b का वैल्यू लगाना है, -4 का वैल्यू तो 4 ही होता है, a का वैल्यू लगाना है, c का वैल्यू लगाना है, और पूरे के बट्टे 2a कर देना है। तो एक बार प्लस ले लेंगे तो एक मूल आ जाएगा, एक बार माइनस ले लेंगे तो दूसरा मूल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उस समीकरण के हल निकाल सकते हैं या हम उसके मूल निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सरल सा, जिससे कि हमें ये ज्ञात करने में आसानी हो सके। तो मान लीजिए हमने एक सवाल ले लिया, इसी को मैं थोड़ा बदल दे रहा हूं। x² + 4x - 12 बराबर 0 का आपको मूल ज्ञात करना है। अब मैं जो मेथड इसी पर अप्लाई करेंगे, तो यहां आप देखोगे कि a बराबर 1 है, यहां पर a बराबर 1 है, b बराबर 4 है और c बराबर -12 है। तो a बराबर कितना हो गया? 1, b बराबर 4, c बराबर -12। कहां से आ रहा है वो? इस समीकरण की, इस समीकरण से तुलना करने पर मिल जाएगा। श्रीधाराचार्य के फॉर्मूले में लगा दीजिए भाई, तो b की वैल्यू तो 4 आ गई, प्लस माइनस √4 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा -12 बटे 2 गुणा 1, फॉर्मूले में लगा दिया। सॉल्व कर लो तो -4 प्लस माइनस √16 और 12 चौका 48 हो गए प्लस के, माइनस और माइनस गुणा क्या होती है? प्लस बट्टे 2 एकन 2, रूट को निकाल दीजिए जोड़ के, तो अंडर रूट में 8 और 6 14, 4 और 1 5 और 1 6/2, और 64 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा 8/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई?
x बराबर क्या आ गया -4 प्लस -8 बटे 2। तो मैंने बोला था आप एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार ले लीजिए माइनस। तो जब प्लस लोगे तो हो जाएगा 8/2, यानी प्लस के ज्यादा हैं 4/2 बराबर 2। एक आंसर क्या आ गया 2। एक बार ले लीजिए आप माइनस लेने पर तो हो जाएगा आपका x बराबर -4 -8/2 माइनस के 12/2 बराबर आया -6। तो जो समीकरण का हल है वो क्या आया 2, -6। तो ये जो हल आया है वही कहलाता है समीकरण के मूल। तो इस समीकरण के दो मूल कौन से हैं 2, -6। ये किस मेथड से निकाल दिया मैंने श्रीधारा चार्य से। तो समझ में आ गया होगा श्रीधारा सूत्र, ये श्रीधारा चार्य सूत्र क्या है, कैसे लगाया जाता है। दोबारा देख लीजिए, जो समीकरण दिया है उसकी तुलना कर दीजिए ax² + bx + c बराबर 0 से, जिससे हमें a b c के मान प्राप्त हो जाएं। तो तुलना करने पर a बराबर 1 मिला, b बराबर 4 मिला, c बराबर -12 मिला, x बराबर -b + √b² -4ac बट्टे 2 ये आपका फॉर्मूला था। फॉर्मूले में वैल्यू लगाए, सॉल्व किया, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया और तुरंत ही आंसर आ गया। तो श्रीधारा चार्य सूत्र एकदम कंप्लीट हो गया होगा। अब दूसरा जो मेथड आता है मूल निकालने का, हल करने का, वो होता है गुणनखंड मेथड। तो अब गुणनखंड मेथड से हम कैसे सवाल करते हैं वो अब हम देखते हैं। इसी सवाल को हम गुणनखंड मेथड से करेंगे, जिससे पता लगे कि हाँ जी गुणनखंड मेथड से भी वही आंसर आया है और श्रीधारा चार्य से भी वही आंसर आया है। तो गुणनखंड मेथड कैसे करते हैं पहले वो गौर करिए, ध्यान लगाइएगा। एक मेथड ऐसा बता रहा हूं गुणनखंड करने का तरीका बहुत अच्छा कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। कैसे क्या आता है वो भी ध्यान रखिए। सबसे पहले आप समीकरण को घातों के आरोही नहीं अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लगा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो x से पहले संख्या है उसका मल्टीप्लाई कर देना है c वाली संख्या से चिन्ह सहित। तो यहां पर आप देखोगे कुछ भी संख्या नहीं है और जहां पर कुछ भी संख्या ना हो वहां पर माना जाता है 1। अब 1 का मल्टीप्लाई, कोई सा भी सवाल हो ये आपको ध्यान रखना है कैसे कर रहा हूं, जिससे आपको गुणनखंड मेथड में कभी भी दिक्कत ना हो। तो जब आप 1 की गुणा -12 में करते हो तो आपका आंसर मिलता है -12। अब हमें क्या करना है, यहां पे ध्यान देने की बात है, यदि ये गुणा माइनस में आ जाए, क्या आ जाए माइनस में, तो इस संख्या के आपको 2 ऐसे भाग करने हैं कि उनका अंतर ये वाली संख्या आ जाए। क्या हो, यदि ये संख्या माइनस में गुणा आ रही है तो उसके 2 भाग ऐसे कर दीजिए कि ये जो चिन्ह है वही यानी अंतर इस संख्या के बराबर आ जाए। और यदि ये गुणा प्लस में आ जाए, बाई चांस से प्लस का 12 आता, तो अब आपको 12 के 2 ऐसे भाग करने पड़ते कि उनका योग इतना आ जाए। क्लियर हो गया होगा, यानी गुणा ही बता देती है हमें कि हमें योग करना है उन 2 भागों का या घटाव करना है उन 2 भागों का। यदि गुणा माइनस में आ जाए तो घटाव करके बुलाने हैं ये संख्या, और गुणा प्लस में आ जाए तो जोड़ के वो संख्या बुलानी है। और घटाव में बड़ी संख्या उसी चिन्ह की लिखनी है जो चिन्ह यहां पर लगा हुआ है। तो 12 के 2 भाग करिए भाई, जिसका घटाव 4 आ जाए। तो आप देखते हो कि 2,6 यानी 2 और 6 करो, इनकी 2 छिक्के 12 और भाग हो सकते हैं इसके 3 चौका 12 और भाग हो सकते हैं 12 एकन 12। तो अब इन तीनों में सही कौन से 2 भाग हैं, तो सही वही होंगे, मैंने बताया था कि उनका अंतर ये वाली संख्या आ जाए। अभी फिलहाल 4 है यहाँ पर, तो इनमें से कौन से ऐसे 2 भाग हैं जिनका अंतर 4 आ सकता है। तो 6 और 2 का अंतर आप देखोगे 4 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 3 का अंतर 1 आएगा, और 12 और 1 का अंतर 11 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर 4 है तो हमारे 2 भाग कौन से होने चाहिए 2,6।
यदि यहाँ पर 1 होता तो कौन सा होता, 3,4। यदि यहाँ पर 11 होता तो 2 भाग कौन से होते, 1,12। तो लेकिन अभी कौन सा है हमारा भाग, 2,6। तो पहला पद ज्यों का त्यों लिखिए। इनमें से बड़ी संख्या कौन है, 6। तो ये किस चिन्ह का है, प्लस का, तो प्लस का 6x लिखिए। उल्टा कर दीजिए, माइनस का 2x -12 बराबर 0। 2 के जोड़े बनाकर कॉमन ले लीजिए, यानी जो दोनों में आ रहा हो ऐसी संख्या ले लीजिए। तो यहाँ तो संख्या है ही नहीं, संख्या तो आ ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर x दोनों में आ रहा है तो x ले लेंगे। तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस का बचेगा 6। इसमें से सेम ब्रैकेट x + 6 आप यही लिख दीजिए, लास्ट वाली में भाग लगाइए। तो 6 दूनी 12, चिन्ह की गुणा कर दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस बराबर 0 हो गया। जो बिना ब्रैकेट के है उसको एक ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट 2 हैं उनको एक ब्रैकेट में, यानी x + 6 ले लीजिए, दोनों में से एक ब्रैकेट, और बाकी का लिख दीजिए एक ब्रैकेट में x - 2। ऐसे करके हमारे 2 ब्रैकेट बन जाएंगे। यदि करके लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यदि x + 6 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 0 - 6 बराबर -6। और यदि x - 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 0 + 2 बराबर 2। तो x के वैल्यू जो आई वो आई -6,2। यदि मैंने ये ब्रैकेट पहले लिख लिया होता तो 2, -6 सेम आंसर आ रहा है, 2, -6, 2, -6। तो श्रीधारा 4 से भी वही फॉर्मूला आया और गुणनखंड विधि से भी हमारा वही आंसर आया। फॉर्मूले से भी वही मूल प्राप्त हुए और गुणनखंड विधि से भी वही प्राप्त हमें मूल हुए। तो अब आपकी समझ में जो आ जाए, श्रीधारा 4 या गुणनखंड मेथड। गुणनखंड से मैंने आपको बताया कि पहले a और c का गुणा कीजिए, जो भी गुणा आए उसके 2 भाग कीजिए। 2 भाग कैसे करने, गुणा माइनस में आ जाए तो बड़े छोटे का अंतर देखना है, गुणा प्लस में आ जाए तो योग करके देख लेना है और सवाल कर देना है। तो समीकरण के मूल निकालना अब आप सीख गए होंगे, समीकरण का हल करना आप सीख गए होंगे। तो आपकी 2 एक्सरसाइजों को मैंने आज समझाया है और ऐसे ही अभी आगे की एक्सरसाइज समझेंगे और सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को। इसी के लिए बने रहिए आप मेरे चैनल गिरो ज्ञान विद शशांक में। और आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके लिए प्राप्त हो सके। तो अब की बार यूपी बोर्ड फतेह।